हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानकुंज स्टडी सर्कल। आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैंकिंग, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा सेंट्रल बैंक। Central bank is an apex bank that control, operate, regulate, direct an entire banking system and monetary structure of the economy. सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक। अपेक्स का मतलब क्या होता है बच्चे? जो सुपर मोस्ट पोजीशन पर होता है, टॉप पोजीशन पर होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट मोस्ट अपर पोजीशन पर है, सेम बैंकिंग सिस्टम में जो सुपर मोस्ट पोजीशन पर होता है वो होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के साथ जो पीपल का रिलेशन होता है, मतलब हम जैसे लोगों का जो रिलेशन होता है, वैसे ही कॉमर्शियल बैंकों का जो रिलेशन होता है सेंट्रल बैंक के साथ होता है। मतलब सेम रिलेशनशिप में होते हैं। जैसे हम लोग अपने नीड के लिए कॉमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, वैसे ही कॉमर्शियल बैंक अपनी नीड के लिए सेंट्रल बैंक के पास जाता है। ये चार तरह से बैंकिंग सिस्टम के लिए और पूरे मॉनेटरी स्ट्रक्चर के लिए काम करता है। उसको कंट्रोल करने का काम मॉनेटरी स्ट्रक्चर को और बैंकिंग सिस्टम को, ऑपरेट करने का काम, रेगुलेट करने का काम और डायरेक्शन करने का काम किसका होता है? सेंट्रल बैंक का होता है। हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो अलग अलग होता है। हर कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को देखता है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 अंडर द एक्ट ऑफ रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के अंडर। ऐसे ही बेटा यूएसए का बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक, यूके का बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड है। हमने इन सब बैंकों के बारे में हमें बस नॉलेज होनी चाहिए। जो हमने अपने चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपका। और 7 फंक्शन हमें गिवन है आरबीआई के। सातों के सातों फंक्शन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आज हम इसमें डिटेल स्टडी पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। पहले मैं तुम्हें 7 फंक्शन के बारे में बताती हूँ कि 7 फंक्शन कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज बैंक ऑफ द इशूइंग नोट। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज गवर्नमेंट बैंक। थर्ड जो इसका फंक्शन है बैंकिंग फंक्शन है। फोर्थ फंक्शन है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। फिफ्थ कस्टोडियन ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व। सिक्स्थ क्लियरिंग हाउस फंक्शन। और 7th है इसका क्रेडिट कंट्रोल। ये जो 7th पॉइंट है आपका, 7th फंक्शन है जो आपका, ये आपका 2 चैप्टर में कवर होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बहुत डिटेल क्वेश्चन है, इसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे। आज इस वीडियो में हम 6 पॉइंट्स जो हैं फंक्शन है वो क्लियर करेंगे। आरबीआई का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन है बैंक ऑफ इशूइंग नोट। आरबीआई के पास मोनोपोली राइट है बच्चे। आरबीआई ही एक ओनली ऐसा बैंक है जो हमारी पूरी इकोनॉमी में जितने भी न्यू नोट प्रिंट होते हैं वो सारे के सारे न्यू नोट प्रिंट करने का राइट, मोनोपोली राइट, सोल राइट आरबीआई के पास है। हमारी कंट्री में जितने भी नोट सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है, वो नोट प्रिंट कौन करता है? आरबीआई करता है। उसमें से ओनली जो 1 रुपीज नोट है और 1 रुपीज कॉइन्स है वो राइट किसके पास है? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। और उनके पास भी ओनली इसको प्रिंट करने का राइट है, उसको सर्कुलेशन करने का राइट भी आरबीआई के पास ही है। आरबीआई के इस फंक्शन को बोला जाता है करेंसी अथॉरिटी फंक्शन बोला जाता है। और आरबीआई जितने भी नोट इशू करता है वो सारे के सारे अनलिमिटेड लीगल टेंडर के नोट होते हैं। कंट्री में नोट प्रिंट होते हैं वो हमारा जो होता है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर नोट इशू किए जाते हैं। गवर्नमेंट को उतना मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है आरबीआई के पास जितने उसको नोट प्रिंट करवाने होते हैं। और ये जो रिजर्व में रखे जाते हैं वो मिनिमम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व होता है, जिसमें गोल्ड होता है और फॉरेन सिक्योरिटीज होती हैं। अब देखो बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है, बैंक ऑफ द इशूइंग नोट। Central Bank of the country has monopoly right of the issuing note. This is called the currency authority function of central bank. सेंट्रल बैंक जो है कंट्री का उसके पास मोनोपोली राइट है नोट इशू करने का। और इस फंक्शन को क्या बोला जाता है? करेंसी अथॉरिटी फंक्शन बोला जाता है सेंट्रल बैंक का। इससे
बेनिफिट क्या मिल रहे हैं? इसका बेनिफिट हमें ये हो रहा है कि यूनिफॉर्मिटी इन द नोट आ रही है। जो सर्कुलेट हो रहे हैं नोट हमारी इकोनॉमी में, वो एक जैसे नोट इशू हो रहे हैं, ठीक है, एक जैसे नोट प्रिंट हो रहे हैं और एक जैसे नोट ही सर्कुलेट हो रहे हैं। सेकंड, इसमें क्या हो रहा है कि इससे पब्लिक फेथ जो है इस करेंसी सिस्टम में, पब्लिक का फेथ इंश्योर हो रहा है। पब्लिक का फेथ कैसे इंश्योर होता है बेटा? कि अब जो भी कंट्री में नोट प्रिंट होते हैं वो हमारा जो होता है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर नोट इशू किए जाते हैं। गवर्नमेंट को उतना मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है आरबीआई के पास जितने उसको नोट प्रिंट करवाने होते हैं। तो अब पब्लिक को ये फेथ है कि जितने भी नोट मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहे हैं, इट मीन्स उतनी असेट्स हमारी गवर्नमेंट के पास है। और ये जो रिजर्व में रखे जाते हैं वो मिनिमम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व होता है, जिसमें गोल्ड होता है और फॉरेन सिक्योरिटीज होती हैं। तो इसमें पब्लिक का जो फेथ है वो इसमें इंश्योर रहता है कि जितने हमारे पास नोट हैं उतनी ही हमारी गवर्नमेंट के पास असेट्स भी हैं। और तीसरा, इसमें इसका बेनिफिट हमें एक और मिल सकता है कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन करेंसी जो होती है हमारी, उसमें हमें स्टेबल रहना, हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू को स्टेबल करने में भी हमें हेल्प मिलती है, अगर एक ही मोनोपोली राइट एक ही पर्सन के पास होता है तो। हाँ जी बच्चे, जो सेकंड इम्पोर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब है कि आरबीआई गवर्नमेंट के लिए कैसे काम करता है। बेटा, आरबीआई गवर्नमेंट के लिए 3 वे में काम करता है। उसका बैंक बनकर भी काम करता है, उसका एडवाइजर बनकर भी काम करता है और उसका एजेंट बनकर भी काम करता है। अब हम सीखेंगे कि वो किस तरह काम करता है। देखो बच्चे, एज ए बैंकर देखें तो वो गवर्नमेंट बैंक के लिए कैसे काम करता है। देखो बच्चे, जैसे हमारी डीलिंग होती है कमर्शियल बैंकों के साथ, जैसे पब्लिक जो होती है, पब्लिक जो है वो जैसे जाती है कमर्शियल बैंकों के पास अपनी नीड को पूरा करने के लिए, और सेम वैसे ही अब कमर्शियल बैंकों को नीड है तो वो किसके पास जाएंगे बेटा? वो जाएंगे सेंट्रल बैंक के पास। वो जाएंगे सेंट्रल बैंक के पास। जो इसके लिए क्या होता है कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों ही गवर्नमेंट के जो अकाउंट होते हैं वो आरबीआई के पास ओपन होते हैं। अगर इसको इस वे में समझो, जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने पेंशन देनी है लोगों को, या गवर्नमेंट ने कोई मुआवजा देना है, जैसे कोरोना आ गया, कोरोना में कोई मुआवजा देना है तो वो मुआवजा क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं। तो वो आरबीआई कहाँ से देता है? आरबीआई के थ्रू जो उनके अकाउंट खुले हुए हैं उस अकाउंट के थ्रू वो पैसा क्या दिया जाता है? लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि एज ए बैंक के रूप में वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। सेकंड जो है एज ए एजेंट देखो कि वो गवर्नमेंट के लिए कैसे काम करता है। ओपन मार्केट में जितनी भी सिक्योरिटीज का लेन देन होता है उसको बाय करना गवर्नमेंट के बिहाफ पर, उसको सेल करने का काम आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट के बिहाफ पर करता है। ठीक है, थर्ड जो है उसका फंक्शन है एडवाइजर के रूप में। एडवाइजर जो फाइनेंशियल एडवाइजर, जो गवर्नमेंट को एडवाइस चाहिए होती है, जब जो भी पॉलिसी फ्रेम करनी होती है गवर्नमेंट के लिए, वो कौन करता है? आरबीआई का। देखिए बेटा, इसमें गवर्नमेंट जो है बैंकर टू द गवर्नमेंट है। सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। एज ए बैंकर ये क्या करता है? ये मैनेज करता है गवर्नमेंट के अकाउंट को, दोनों के अकाउंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट है, दोनों के अकाउंट को जो होते हैं वो सेंट्रल बैंक में इनके अकाउंट ओपन होते हैं। सेकंड हम देखते हैं एज ए एजेंट। एज ए एजेंट भी ये क्या करता है? बाय एंड सेल द सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट। और एज ए एडवाइजर फ्रेम द पॉलिसी टू रेगुलेट द मनी मार्केट। मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जितनी भी पॉलिसी को फ्रेम किया जाता है गवर्नमेंट के लिए, वो कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई का तीसरा फंक्शन है बैंकर्स बैंक। बैंकिंग फंक्शन है जो आरबीआई का,
उसमें आप इसको इस वे में समझो बेटा, जैसे मेरे को अगर किसी चीज की पैसे की जरूरत है तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं जाऊंगी कमर्शियल बैंकों के पास, कमर्शियल बैंक के पास जाऊंगी। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक को पैसे की नीड है तो वो कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास। इट मीन्स सेम रिलेशनशिप होता है, जैसे कमर्शियल बैंक का कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है, सेम ऐसे ही आरबीआई का कमर्शियल बैंकों के साथ रिलेशनशिप होता है। अब इस पॉइंट को हम 3 कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। फर्स्ट तो देखो, सेंट्रल बैंक क्या करता है? कमर्शियल बैंकों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और उनको लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये सेम फंक्शन है जैसे हम रिलेशनशिप में देखा है कमर्शियल बैंकों के साथ पीपल का जो रिलेशनशिप है। सेकंड क्या है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन जो है बेटा, ये आपका एक अलग से सेंट्रल बैंक का फंक्शन भी है, लेकिन मैं इसको आपको यहीं पर समझा रही हूँ। इसको इस वे में समझो कि आपके पास 2 बैंक है, एक बैंक ए है, एक बैंक बी है। एक रिसीव कर रहा है 10,000 का चेक जो किस पर लिखा हुआ है? बी बैंक के ऊपर, और बी रिसीव कर रहा है 15,000 का चेक जो किसके ऊपर लिखा हुआ है? ए बैंक के ऊपर। अब क्या हो रहा है? इन दोनों का अकाउंट किसके पास है? दोनों ही बैंक जो कमर्शियल बैंक है उनका अकाउंट आरबीआई के पास होता है। आरबीआई क्या करता है? बजाय कि बार बार इनको कैश को बी अकाउंट में ट्रांसफर करने के और ए अकाउंट में ट्रांसफर करने के, वो इन दोनों के अकाउंट को क्लियर कर देता है, क्योंकि दोनों के अकाउंट ही किसके पास है? आरबीआई के पास है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लियरिंग हाउस फंक्शन बोलते हैं, जिसका एक आप अलग से फंक्शन भी बना सकते हो। इसके बाद तीसरा जो है वो है सुपरवाइजरी रोल। सुपरवाइजरी रोल का मतलब क्या होता है? सुपरवाइजर का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना, डायरेक्शन देना। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? एक्सरसाइज करता है कमर्शियल बैंक के साथ कि जो भी डायरेक्शन, जो भी डायरेक्टिव्स सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक को दी जाती है, वो उनके साथ क्या करे? कॉम्प्लायंस करे। मींस क्या करे? उसको फॉलो करे। सेंट्रल बैंक की तरफ से कौन से डायरेक्शन दिए जाते हैं? सीआरआर से रिलेटेड, एसएलआर से रिलेटेड, वट एवर जो भी डायरेक्शंस आती हैं, ठीक है, वो डायरेक्शंस के साथ कॉम्प्लायंस करता है कमर्शियल बैंक। तो एक एज अ सुपरवाइजरी रोल क्या होता है? सेंट्रल बैंक फॉलो करता है कमर्शियल बैंक के साथ। फोर्थ फंक्शन है सेंट्रल बैंक का लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, लास्ट रिसोर्ट का मतलब अंतिम सहारा, ठीक है, आखिरी रास्ता। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि कमर्शियल बैंक किसी को लोन देता है, और लोन भी ऐसे पर्सन को दे देता है, इंडिया में हम सुनते ही रहते हैं कि लोग फॉरेन में भाग गए, ठीक है, और वो तो पर्सन भाग गया, लेकिन अब कमर्शियल बैंक क्या करेगा? उसके पास जो लोगों के पैसा था वो तो किसी दूसरे को उसने लोन पर दे दिया। तो अगर इस टाइम कमर्शियल बैंक को पैसे की नीड है तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आरबीआई के पास। आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंकों के लिए क्या बनता है? आखिरी रास्ता बनता है, आखिरी सहारा बनता है। इट मीन्स क्या होता है कि अगर कमर्शियल बैंक फेल हो जाते हैं टू फाइनेंशियल अकोमोडेशन लेने में फ्रॉम एनीवेयर, तो वो क्या करते हैं? फिर किसको अप्रोच करते हैं? सेंट्रल बैंक को अप्रोच करते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को जब लोन देता है तो लोन किस बेस पर देता है? वो कमर्शियल बैंकों के पास जो अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उसके बेस पर वो कमर्शियल बैंकों को क्या देता है? लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऐसा करने के पीछे आरबीआई का मकसद क्या है? आरबीआई किस वजह से ऐसा करता है? क्योंकि वो ये इंश्योर करना चाहता है कि कोई भी हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है कंट्री का, वो सफर ना करे फॉर सेटबैक के लिए, एनी सेटबैक उस पर ना लगे। और सेकंड क्या है कि जो मनी मार्केट है हमारी कंट्री की, वो क्या रहे? स्टेबल रहे। फिफ्थ फंक्शन जो आरबीआई का है, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, ठीक है, वो किसके पास होते हैं? आरबीआई के पास होते हैं। आरबीआई क्या करता है? इसके थ्रू एक्सरसाइज करता है मैनेज्ड फ्लोटिंग को भी। मैनेज्ड फ्लोटिंग कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? मैनेज्ड फ्लोटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि सिक्योरिटीज को सेल परचेज करना, ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट में क्या रहे? स्टेबल। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे।
अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। बाय।